नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस खास शो के जरिए हम आपको मदद करते हैं निवेश की गुत्थी सुलझाने में। इस शो में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की तो बात होती है, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, क्रिप्टो, लोन, इन सभी पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। अलग अलग पहलुओं पर हम इस पर राय मशवरा करते हैं और इस खास पेशकश के जरिए हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसे बहुत ही दुरुस्त रखा जाए। वित्तीय आज़ादी की राह में आप किस तरह से आगे जाएं, इसकी पूरी तैयारी आपकी हो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर आज के शो में क्या है खास। तो ऑन द शो आखिर क्या क्या चीजें हैं, तो आपके हर लक्ष्य के लिए अलग फाइनेंशियल प्लान क्यों जरूरी है, ये सबसे पहले अहम चर्चा। इसके अलावा आपके हर लक्ष्य के लिए हम बात तो करेंगे ही, वहीं इस बार कॉमेडी और एक्शन का तड़का लगेगा। आप कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर एंगल से कौन सी फिल्में और वेब सीरीज आपका इस वीकेंड इंतजार कर रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आपको जानेंगे एक्सीडेंट्स के बावजूद इंश्योरेंस से क्यों हो रहा है समझौता। बिना इंश्योरेंस सड़क पर आखिर किसके भरोसे है आपकी जिंदगी। तो इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे अपना संतुलित पोर्टफोलियो आप बनाएं। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाएं। तो सवाल हमें भेजें ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। अपना सवाल पूछने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर अपना सवाल व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर आप भेज सकते हैं, जिसके जरिए ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। और आपकी इस फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए आज चर्चा में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और जाहिर सी बात है बहुत सारी क्वेरीज हैं, इसलिए आज हम सीधा सवाल जवाब की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं, हमारे निवेशक हर हफ्ते फिरोज के लिए खास सवाल भेजते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अमोल चंद गुप्ता का सवाल। अमोल जी, फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछें। जी सर, नमस्ते जी। मैं अपना पोर्टफोलियो का व्हाट्सएप कर दिया हूँ। जी जी जी। जिसमें मेरे को टेक्नोलॉजी फंड में 19% का लॉस हो रहा है। इसके अलावा जितने भी मेरे पास फंड हैं इसमें सब में प्रॉफिट हो रही है। जी फिरोज, क्या होगी इनको सलाह? इनका कहना है कि जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं उसमें इन्हें लॉस हो रहा है, बाकी जो इनके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं उसमें ये प्रॉफिट में। जी प्रशांत साहब, अमूल का जो प्रश्न है कि इन्होंने एक सेक्टर फंड खरीदा है, इससे एक चीज तो पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि आगे चलते हुए एक रिटेल निवेशक को सेक्टर फंड की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेक्टर फंड टेक्नोलॉजी वाला होता है तो उसकी 1.5 साल 2 साल पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अब लास्ट 6-8 महीने से टेक्नोलॉजी फंड की परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ग्लोबल रिसेशन की ग्लूम के चक्कर में काफी गिर चुके हैं। पॉइंट 1, तो सेक्टर फंड प्लीज ना खरीदें, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क लेते हैं। बट लंबी अवधि में ये देखा गया है कि सेक्टर फंड की जो रिटर्न आती है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के मुकाबले आती है। तो ये एक अमूल आप अपने लिए लर्निंग रख लें और ठान ले। रहा सवाल इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये टेक्नोलॉजी फंड का, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड का आपको करना क्या है? मेरे हिसाब से जो डैमेज हो रहा था वो हो चुका है। रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी की हमारे पीछे है। मेरे हिसाब से इसमें आप थोड़े दिन और बने रह सकते हैं, तो और 6-8 महीने बाद इसको वापस आप एनुअल पे डाल के एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपका जो पोर्टफोलियो आपने व्हाट्सएप किया है उसमें आईसीआईसीआई के 4 फंड हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आपको अपने 4 स्कीम्स नहीं खरीदने चाहिए। 7 में से 4 स्कीम्स आपके आईसीआईसीआई के हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बैंक है, बैंक अकाउंट का खाता है, वो आईसीआईसीआई के साथ होगा, तो आपने 4 आईसीआईसीआई के फंड खरीद लिया। ऐसे ना करें, क्योंकि हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक अनोखी क्षमता होती है, अनोखी काबिलियत होती है। तो उसको डिवर्सिफाई करें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के
डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को लेके। तो आपको एग्जिट रिकमेंडेशन में 3 फंड्स की बताऊंगा, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड को थोड़े दिन बाद, बट आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, ये 3 स्कीम्स आप एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप एक मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम है जो आपके पास नहीं है फिलहाल। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये 3 फंड हटा के बाकी 5 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी 6 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास 10 फंड विच इज द मैक्सिमम यू शुड एवर हैव, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कौमल। बिल्कुल। फिरोज, इसी से जुड़ा इनका एक और सवाल था कि जैसा हमने देखा कि इन्होंने 5 फंड में 50,000 का निवेश किया हुआ है और लक्ष्य इनका 2030 तक 1 करोड़ का है। तो क्या लगता है कि ये जो इनकी तैयारी है वो इस लक्ष्य के लिए ठीक है? हाँ, मेरे हिसाब से ठीक है प्रशांत जी, क्योंकि इनकी अगर 14% की मैं रिटर्न अज्यूम करूं तो 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1। 14% की रिटर्न इस उम्मीद में कर रहा हूं कि ऑफ कोर्स पास्ट परफॉर्मेंस और भी अच्छी रही है, बट आई थिंक फ्यूचर प्रोजेक्ट करने के चक्कर में 12 से 14% से ज्यादा की आपको प्रोजेक्शन नहीं करनी चाहिए। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, यस, ये हो सकता है अगर 14% की रिटर्न अज्यूम करें, 12-13% निफ्टी दे दे, फंड मैनेजर अपनी काबिलियत से 2-3% एक्स्ट्रा कमा के दे निफ्टी के अलावा, तो 13-14% की रिटर्न आ जाती लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम सलाह आपके लिए आती हुई फिरोज अजीज की ओर से, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपकी शंकाएं होंगी उसका समाधान आपको मिल गया होगा। कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो बताएं। मैं कौन सा फंड से बाहर हो जाऊं और कौन सा एक्स्ट्रा फंड और जोड़ दूं इसमें? जी फिरोज, ये पूछना चाहते हैं कि कौन से फंड को रखना चाहिए और किससे एग्जिट हो जाना इनके लिए ठीक रहेगा। जैसे मैंने बताया ना अमूल जी को, 3 फंड आईसीआईसीआई के हटाने चाहिए, सिर्फ एक आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड बने रहे, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप को रखें, कोटक क्वांट स्मॉल कैप फंड को बने रहे, एसबीआई कॉन्ट्रा बहुत अच्छा स्कीम है, ये 4 फंड रखे। 3 और आईसीआईसीआई की स्कीम जो है उसको आपको एग्जिट करना है। और मैंने 5 स्कीम आपको ऑलरेडी बता दी थी, वापस रीइटरेट कर देता हूं। इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये 5 स्कीमें जो आपके पोर्टफोलियो में करंटली नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो में रहने की क्षमता रखते हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 5 अलग स्कीम्स को। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि अतुल जी आपको पूरे सवाल जो आपकी शंकाएं थी उसका समाधान मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। सलीम रहमान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, पूछें अपना सवाल। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो तो है आपके पास जी, ठीक है। उसका जो वैल्यूएशन हुआ वो 15 लाख के करीब है, और जो मेरा फंड है वो क्या ठीक है, तो और कुछ चेंज की जरूरत है वहां पर? बिल्कुल। फिरोज, क्या सलाह होगी इनके लिए? आई थिंक सलीम जी, अगर आप ये जो 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं इसको बने रखेंगे और 20 साल तक करते रहेंगे, अगर 14% की रिटर्न बनती है तो 1 करोड़ के कॉर्पस पे आप पहुंच सकते हैं। रहा सवाल आपकी जो 4 स्कीम्स हैं उसमें 3 स्कीम में आप बने रह सकते हैं क्योंकि अच्छी स्कीम्स हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा एक बेहतरीन स्कीम है, स्मॉल कैप में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी अच्छी है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी पंकज टिब्रेवाल की बहुत अच्छी मिड कैप स्कीम है। तो एक ही स्कीम में बदलाव का सजेशन है, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस कर सकते हैं। सलीम जी, कोई और सवाल आपका? हाँ, मेरा एक पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेजा था जो 15 लाख के करीब है, 14 पॉइंट समथिंग का। वो पोर्टफोलियो में कोई क्या चेंज की जरूरत है? जी फिरोज, आपके पास अगर वो स्क्रीनशॉट है तो उसमें वो क्या किसी तरह के बदलाव से इनको गुजरना चाहिए? प्रशांत जी, मेरे पास वो एग्जैक्टली कौन से पोर्टफोलियो की बात करें पता नहीं, बट 4 स्कीम्स जो है इनके पास 8,000 की, वो उसकी डिटेल मेरे पास थी। अगर ये डिटेल और विस्तार में बता सके तो आई कैन गिव हिम सम सजेशन। सलीम, आप अपने उस स्क्रीनशॉट की डिटेल जरा अगर विस्तार से बता पाएं। हाँ, मेरा जैसे एसबीआई फोकस इक्विटी जो है उसमें 4 लाख के करीब है, ठीक है। और जो मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप है उसमें 3 लाख के करीब है, ठीक है जी। अच्छा, एक बार और जरा दोहराएं अपना, एक बार फिर से, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताएं। ओके, एक मिनट। आई थिंक प्रशांत जी, ये 2 फंड्स जो इन्होंने बताए थे उस पर मैं रिएक्ट कर देता हूं बाय द टाइम ही रिट्रीव्स।
मोर जी। इन्फॉर्मेशन। एसबीआई फोकस्ड जो फंड है वासन मैनेज करते हैं, वो सीआईओ हैं एसबीआई के, बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। उनसे जब हमारी रिव्यू हुई थी इस ईयर बिगिनिंग पे, उन्होंने कहा था कि थोड़ी परफॉर्मेंस में, आउट परफॉर्मेंस में थोड़ी चूक एक साल के लिए आ सकती है, और वो अपने फंड को सही परख रहे हैं। उनके ग्लोबल एक्सपोजर थे 2-3, उसमें उनको मार पड़ी है, बट बाकी डोमेस्टिक पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन किया है, इसमें से एग्जिट करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। वासन बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं और सीआईओ भी बन चुके हैं। नवनीत मोनाट जब एचडीएफसी में मूव किए थे, ये उनको रिप्लेस कर चुके हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप को आप डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि उससे भी बेहतरीन फंड्स हैं लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप कैटेगरी में हमारा मानना है कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, जिसकी पास परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसके काफी अच्छे रहते हैं, तो मेरे का जो फंड है उसको आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप से रिप्लेस कर सकते हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में बने रहे। 6-8 महीने परफॉर्मेंस खराब रहा है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म वो एक एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वासन। आई थिंक इट विल डू वेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सलीम जी, आपके तमाम शंकाओं का समाधान फिरोज अजीज ने कर दिया होगा, और आप जो भी अहम सलाह है उसको देखें। हमारे पास राजन जी भी जुड़े हुए हैं। राजन, अपना सवाल पूछें। हाय प्रो जी, हेलो एवरीवन। जी राजन, पूछें अपना सवाल। मैं एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए पूछना चाहता हूँ। आई हैव 20 लाख बजट एंड मेरे को टाइम पीरियड कम है, और मुझे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या जहाँ से हाईएस्ट रिटर्न्स के चांसेस हैं वो मुझे जल्दी सजेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल। फिरोज, ये एक अमाउंट सामने रख रहे हैं 20 लाख के आसपास, हालांकि ये कह रहे हैं कि ये कम अवधि में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, क्या सलाह होगी इन्हें? राजन, वो कम अवधि की आप अगर थोड़ी और डेफिनेशन देंगे, देन कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या आपके टाइम फ्रेम्स में इक्विटी आपके लिए वाजबी है कि नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म का कुछ डेफिनेशन दें, 2 साल, 4 साल, 6 साल, क्या क्या आपके मन में है? तो मीन्स 2 से 4 साल, बिकॉज ऑफ कि मेरे पास 2 साल के बाद मेरे कुछ खर्चे हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए प्लान करना है। देखिए, 2 साल जो है वो काफी कम अवधि होती है मेरे हिसाब से। अगर आप इक्विटी में 2 साल के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो निराश होने की संभावना है। अगर उसको आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं 3 से 4 साल, तो डेफिनेटली आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि 1 साल इक्विटी ने कोई रिटर्न नहीं दी। लास्ट सितंबर 30 से इस सितंबर 30 तक निफ्टी ने -3% की रिटर्न दी है। इसका ये मायना है कि डिस्काउंट भी मिला है मार्केट में, और 1 साल की मार्केट परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो आज अगर आप खरीदते हैं और 3 से 4 साल का भी पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो 50% आप इक्विटी डाल सकते हैं, 50 डेट में डाल सकते हैं। बट अगर आप ये पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट भी मिलते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को ना छेड़ें, उसके ऊपर एक लोन लेके, ओवरड्राफ्ट लेके अपना खर्चा कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, अगर आप 50 इक्विटी 50 डेट में जाते हैं, तो आपको मैं डेट की स्कीमें गिना देता हूं पहले, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आज के करंट इंटरेस्ट रेट के वातावरण में काफी इंटरेस्ट रेट्स अच्छी हो गई हैं, तो जिसके पास लिक्विड पैसा है उसके लिए बहुत अच्छा समय है डेट पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अगर पेपर होते हैं एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंड्स में, पैसिवली मैनेज डेट फंड में, अगर उसमें डालते हैं तो आपको 6.5% अप्रोक्सीमेटली पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। मैं आपको बता देता हूं, आईडीएफसी का गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड है, इसको अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो 6 से 6.5% पोस्ट टैक्स मिल सकता है, जो कि 9-10% की एफडी के मुकाबले एक बराबर होता है फॉर अ हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। वो एक फंड आप ले सकते हैं। एबीएसएल, आदित्य बिरला सन लाइफ का एसडीएल 2027 का एक फंड भी ले सकते हैं। इसको अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो 6.5% पोस्ट टैक्स मिल सकता है। ऑन द डेट साइड 50 to 60% उसमें डालें, 30 से 40% आप इक्विटी में डाल सकते हैं। अगर आप अपनी पीरियड को थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लें तो उसमें मैं आपको स्कीम्स बता देता हूं। लार्ज कैप कैटेगरी में फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा, फोकस कैटेगरी में आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। ये 5 स्कीम में अपने 40% पैसे आप 8% ईच, 1.6 लाख ईच आप डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिरोज, इन्होंने जो अपनी क्वेरी भेजी थी उसमें मैं एक खास चीज़ पे आपसे राय जानना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि उनका जो बिजनेस रहा है वो कोविड के दरमियान काफ़ी सफ़र किया, और
ये उनकी जो पूरी जो अमाउंट इन्होंने दिया कि ये मेरी लास्ट सेविंग है, घर जो है वो रेंट पे है, शॉप रेंट पे है, जब इस तरह की परिस्थितियां आए तो किस तरह से व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? हालांकि हमने उनके सामने जो भी उनके विकल्प थे उस हिसाब से गाइड किया, लेकिन अगर बिजनेस में लॉस होता है और आपके पास एक मुश्त निवेश की इस तरह की रकम हो या इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, तो किस तरह से हमें अपने निवेश का प्लान बनाना चाहिए? देखिए, राजन अभी करंटली 42 इयर्स के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट राजन जी? बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते जाएंगे। अगर कोई लॉस भी होता है, अगर आपने प्लानिंग में पूरे रिस्क मिटिगेट किए हैं, देखिए आपको कभी बिजनेस में लॉस हो सकता है, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी वजह से काफी जो सेव किया हुआ पैसा है वो जा सकता है। तो अगर आप आज किराए पे हैं तो बिल्कुल निराश ना हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ठीक से किया और 20 लाख की आपके पास अमाउंट है और आप 42 इयर्स के हैं, तो रीबिल्डिंग लाइफ इज नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आप 62 के होते तो मैं बड़ा चिंतित होता कि ऐसे मकाम पे अगर कोई डाउनटर्न आता है लाइफ में तो टफ होता है। सो पॉइंट वन, इंडिया में किराए पे रहना इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर आप घर खरीदते हैं तो उसकी जो ईएमआई होती है वो किराए से दुगनी होती है। माना कि एक सांत्वना रहती है कि आप खुद के घर में रहते हो, बट वो महंगा पड़ता है, क्योंकि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की जो परफॉर्मेंस आई है लास्ट 10 सालों में 5 से 6% से ज्यादा की पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न नहीं आई है। तो उससे निराश ना हो। और रेंट ईएमआई से 1/3 होता है आज के करंट समय में, दैट्स पॉइंट वन। और ब्याज दरें भी ऊपर जा रही है। पॉइंट टू, अगर आप आज की डेट में अगर इक्विटी के सहारा लेंगे और एक मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए दूसरी मिस्टेक नहीं कर सकते, तो देखिए आपकी एक मिस्टेक ये है कि कुछ तो बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ तो आप इक्विटी से शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं करें ऐसा, और लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। 20 लाख रुपीस अगर 15% पे अगर कंपाउंड हो सकता है 20 सालों में, ये 16 गुना हो जाता है। इसीलिए जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका फायदा लें, क्योंकि एज आपके साइड में है। राजन जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं राजन जी आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा, और जो भी लोग फिरोज की इन सलाह को सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो ये सिचुएशन हमने रखी, ये बहुत से लोगों के साथ कोविड के दरमियान हुई है, तो उनके लिए भी ये सलाह काफ़ी अहम है। इसको वाकई आपको अपनाना होगा और बहुत ध्यान रखना होगा। जैसा फिरोज ने भी कहा कि किराए के घर पे रहना या आपका दुकान या बाकी कोई प्रॉपर्टी किराए में होना, ये आज के दौर में ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये महंगा सौदा है या किसी तरह का नुकसान है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन आपको अपने जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी विकल्प हैं, उनमें से ही जो बेस्ट तरीका है वो खोजना है। और सबसे अहम बात कि अपने जो भी कैलकुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग रखिए और हर चीज़ को बहुत देख परख कर ही आगे बढ़ें। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। जेके भार्गव साहब हैं। जेके भार्गव साहब, पूछें ज़रा अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। मैं 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मेरे पास एडिक्वेट पेंशन है। मेरे प्रोविडेंट फंड में 50 लाख रुपया जमा हो गया है। नाउ कीपिंग इन व्यू माय एज, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड का जो अगर आप चले जाते हो ऊपर, उसके बाद नॉमिनी को पैसा मिलने के लिए मैंने 1-2 केसेस देखे जिसमें उनको बहुत तंग करते हैं। तो मैं इस पैसे को निकाल के कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरे नॉमिनी को आराम से मिल जाए। आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो किस टाइम पे किस चीज में इन्वेस्ट किया जाए ताकि ये सेफ एंड साउंडली इट कैन बी पास्ड ऑन टू योर नॉमिनी। बिल्कुल बिल्कुल। जेके भार्गव साहब, सबसे पहले तो आप तारीफ के हकदार हैं, क्योंकि ठीक है, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग आपने बहुत लंबे अरसे से की हुई है, लेकिन अब आप इस उम्र में भी आप एक भविष्य की ओर देख रहे हैं और एक अवेयरनेस आप में साफ तौर पर नजर आती है, और जाहिर सी बात है आज के दौर में ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फिरोज, क्या कहेंगे आप, किस तरह की सलाह जेके भार्गव साहब आपको देंगे? देखिए, एक जो इनकी जो पहली भार्गव जी की जो पहली रिक्वायरमेंट है कि यार जब मैं ना रहूं और एब्सेंस की, अपने खुद की एब्सेंस की जो प्लानिंग करते हैं, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम सब के लाइफ जो है एक फाइनाइट लाइफ है, एक ना एक दिन तो हम सबको जाना है। हम अपनी एब्सेंस को ठीक से प्लान करें ताकि हमारा
अगले स्पाउस को या फिर चिल्ड्रन को ये दिक्कत ना हो। सो पॉइंट वन, म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां पे नॉमिनी होता है, तो बहुत आसानी से ट्रांसमिशन हो सकता है, प्रोबेटों की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बहुत वेल टेस्टेड ट्रांसमिशन टूल है, जो ज्यादा एफिशिएंट है डेफिनेटली पीपीएफ के मुकाबले। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आपकी जो करंट पेंशन है वो सफिशिएंट है, तो आप ये जो 50 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं उसको आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट से दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट में ही लेके जाएं, बट डेट इंस्ट्रूमेंट आपको थोड़ी अच्छी रिटर्न दे सके वैसा डेट इंस्ट्रूमेंट मेरे हिसाब से करंट हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो में दो ही फंड है। दो फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर को खरीदते हैं या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन खरीदते हैं, वो दो स्कीम्स मैं बता देता हूं। आईडीएफसी क्रिसिल गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड, इसमें 5 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदा जाता है और फंड मैनेजर उसमें से कोई छेड़खानी नहीं करता, होल्ड करता है मैच्योरिटी तक, तो उसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, तो टैक्स बहुत कम ना के बराबर हो जाती है, तो 6.5% पोस्ट टैक्स उस फंड में मिल सकता है। अगर आपको एक रेकरिंग इनकम चाहिए तो आप इस पैसे के 2 हिस्से भाग में बांट दें, जो 3 साल की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डाल दें शॉर्ट टर्म फंड में, और जो उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है 3 साल के बाद आपको जो पैसे की जरूरत होगी उसको आप आईडीएफसी गिल्ड 2027 में डाल सकते हैं। दोनों पैसे को स्प्लिट कर दें अगर आपको रेकरिंग इनकम की जरूरत है। भार्गव जी बिल्कुल। अब भार्गव जी, आपका कोई और सवाल, आपकी और कोई शंका? फंड बताया और दूसरा फंड कौन सा बताया आपने प्लीज? यस भार्गव जी, आदित्य बिरला सन लाइफ क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ड अप्रैल 2026 इंडेक्स फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ गिल्ड अप्रैल 2026 इंडेक्स फंड, इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पेपर खरीदा जाता है, तो इसमें रिस्क नहीं होती क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रुपी के बॉन्ड पे डिफॉल्ट नहीं करती, वो हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी है, तो आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं रहती और टैक्स की आपको एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि सेक्शन 48 के तहत आपको इनकम टैक्स एक्ट में इंडेक्सेशन मिलती है। जितनी महंगाई ज्यादा होती है उतना आपको कम टैक्स लगता है। 3 साल की होल्डिंग मिनिमम करनी पड़ती है ताकि ये टैक्स की रियायत का फायदा उठा पाए। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं भार्गव साहब आपकी तमाम शंकाओं का समाधान इस सलाह के जरिए हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ रश्मि रंजन साहू जुड़ चुके हैं। रश्मि रंजन, पूछें अपना सवाल। नमस्कार जी जी, पूछें अपना सवाल। एक्चुअली मैं 2020 से 4 फंड में कंटिन्यू कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है 10 से 15 साल तक तो 2 करोड़, और क्या मैं इस 4 फंड से अचीव कर सकता हूँ? फिरोज, हर महीने फंड्स में 10,000 का निवेश है, इनका निवेश 15 साल में 2 करोड़ चाहिए इन्हें। क्या पोर्टफोलियो में फंड का चुनाव सही है, ये सवाल है इनका। देखिए साहू जी, आपने जो 10,000 रुपए की एसआईपी की उससे 2 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। 14% की भी ऊपर वाले की दया से रिटर्न भी आ गई तो भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपको वो पहुंचने के लिए 35,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी। अब ये कहना आसान है मेरे लिए कि 35,000 रुपए की एसआईपी कर लीजिए, बट जाहिर सी बात है अगर आप कर पाते तो कर रहे होते। बट आप ये चीज जरूर कंसीडर करें कि हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ये जो गैप है वो पूरी हो सके। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ डालते हैं तो आप 15 साल में सिर्फ 18 लाख रुपए का असल डाले होंगे। 18 लाख रुपए का असल 2 करोड़ रुपए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बोरिंग बट कंसिस्टेंट वेल्थ जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में डाला पैसा और डबल हो जाता है, साल 2 साल में आधा हो जाता है। सो म्यूचुअल फंड इज अ बोरिंग बट अ कंसिस्टेंट लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट। तो आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी, बट धीमे धीमे बढ़ाएं, हर साल 10 से 15% का इजाफा करें, तो आप पहुंच पाएंगे 2 करोड़ के लक्ष्य पे। रहा सवाल आपकी जो स्कीम्स हैं, कोटक स्मॉल कैप, मिरा एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप को आप रखें। 2 एक्सिस के फंड्स हैं आपके पास, दोनों को मैं एग्जिट रिकमेंडेशन दूंगा, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप, ये दोनों को आप एग्जिट कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक बेहतरीन मिड कैप होगा। पंकज टिब्रेवाल इसके फंड मैनेजर हैं, इनको बहुत अच्छी बिजनेसेस की समझ है, मार्केट के नजर में आने से पहले वो बिजनेसेस परख के खरीदने की क्षमता रखते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, माना कि प्रशांत जैन इस फंड को अभी मैनेज नहीं कर रहे गोइंग फॉरवर्ड, फिर भी मेरे हिसाब से इस पोर्टफोलियो में बहुत वैल्यू छुपी हुई है, तो इट हैज अ पोटेंशियल टू गिव यू एक्स्ट्रा रिटर्न।
बिल्कुल। तो रश्मि रंजन जी, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, आपने दो ये जो फंड रखे हैं, इनकी जगह आपको जो सलाह दी गई है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC फ्लैक्सी कैप, इनमें से किसी को आप जोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही फिरोज, जिस तरह की आपने सलाह दी कि जो SIPs हैं उसमें एक नियमित अंतराल पे हमको इजाफा करना होता है, इसके पीछे का जो पूरा एक कह सकते हैं कि सोच जो होती है वो क्या रहती है, और वो अवधि क्या होनी चाहिए? क्या हर साल 6 महीने, कब हम 10% के हिसाब से इन SIPs में इजाफा कर सकते हैं? प्रशांत जी, देखिए क्या होता है कि जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, इंडियन जैसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर साल आपकी आय बढ़ने की संभावना होती है। किसी की 5% की आय बढ़ती है, किसी की 7 की बढ़ जाती है, किसी की 10% से आय बढ़ जाती है। अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो हमारी खर्च भी बढ़ जाते हैं। जनरली हम अपनी जो एक्स्ट्रा रिटर्न और एक्स्ट्रा कमाई होती है उससे हम अपनी खर्च और लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्टेप अप SIP एक म्यूचुअल फंड में एक सोल्यूशन है कि आपको बार बार AMC को बताना भी नहीं पड़ता। पहली बार जब आप कर रहे हैं उसमें ही अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कह दें कि 10% हर साल बढ़ा दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे और आपको कोई और फॉर्म साइन करने की जरूरत नहीं। आप एक नॉर्मल वाली SIP कर सकते हैं 10,000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, या फिर स्टेप अप SIP कर सकते हैं। स्टेप अप में आपको ये भी बताना है कि कितने प्रतिशत से स्टेप अप करना है। तो पहले साल वो 10,000 लगाएंगे और ऑटोमेटिकली अगले साल 10% का इजाफा करके 11,000 ले जाएंगे आपके अकाउंट से। तो स्टेप अप SIP करना जरूरी है। अगर आप स्टेप अप SIP करते हैं तो आपकी जो भी कमाई बढ़ेगी फ्यूचर में प्रोफेशनली, वो भी ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी, ना कि आपकी सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड ना हो जाए। ये दैट्स व्हाई स्टेप अप SIP इज अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिरोज़ आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने के लिए, उनकी तमाम क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए, और आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे और आगे भी इस बारे में आपसे चर्चा हम करते रहेंगे। तमाम जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, उम्मीद यही करते हैं कि आपकी शंकाओं का, आपकी जो तमाम क्वेरीज़ हैं उसका समाधान मिला होगा आपको। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चूंकि कंज्यूमर हैं और वीकेंड है तो मनोरंजन का डोज होगा। तो आप क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं इस वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिहाज से, चाहे वो फिल्मों की बात हो, वेब शोज़ की बात हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इसके साथ ही इंश्योरेंस के एक बहुत ही अहम पहलू पर भी हम एक खास सेगमेंट आपके सामने रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।